ग्रेट। सो बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे अभी रिसेंट चेंजेस हुए हैं हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर, और ये मुझे लगता है कि सीबीएसई का बहुत बड़ा चेंज है जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, पहले के पेपर में क्या चेंजेस थे, पहले के पेपर में क्या था और अभी के पेपर में क्या चेंजेस है, दोनों में वो हम डिस्कस करेंगे। पहले के पेपर में क्या होता था कि जितने भी क्वेश्चंस आते थे वो मिसलिनियस, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मिले हुए क्वेश्चंस होते थे। कहीं पर कोई सीक्वेंस नहीं होता था। पता चला कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है, उसके बाद फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, उसके बाद आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। इस तरीके से अलग अलग मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस बिना सीक्वेंस के आपको वहां पर देखने को मिलते थे। बट इस बार अच्छा, वहां पर क्या होता था, वहां पे आपके 5 to 6 सेक्शन हुआ करते थे, जिसमें आप सेक्शन ए में सारे एमसीक्यूज देखते थे, सेक्शन बी में आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, सेक्शन सी में इसी तरीके से, डी में आपके केस बेस्ड क्वेश्चन होते थे और सेक्शन ई में आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे। लेकिन इस बार सीबीएसई ने क्या किया है, और इस पे हम लोगों ने सीबीएसई की ट्रेनिंग भी अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने अटेंड की है, और किस तरीके से क्वेश्चन पेपर बन रहा है और क्वेश्चन पेपर में क्या बदलाव आ रहा है, ये सारी बातें आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये बेनिफिशियल होगा और हम आपका रिव्यू भी इसमें शामिल करेंगे, जिससे हम ये सीख पाएंगे कि क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछूंगा, इसलिए बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो कि क्या चेंजेस आए। इस बार अगर मैं, ये हमारा साइंस का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ है, इसके अंदर आप सभी को पता है साइंस का जो कोड है 086 होता है, और ये 2025-26 का सैंपल क्वेश्चन पेपर है। सीबीएसई जब सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज करती है, इसका मतलब जो हमारा आने वाला बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, वो क्वेश्चन पेपर का 99% हिस्सा जो है बिल्कुल हूबहू ऐसा ही होने वाला है। क्वेश्चंस अलग होंगे बट इसका फॉर्मेट आपको एक जैसा मिलेगा। तो यहां से आपको एक ब्रीफ में आइडिया मिलता है, आपको एक तरीका समझ में आता है कि हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है। तो आज हम इस लेक्चर में यही करने वाले हैं, हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस पूरे पेपर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो हम देखेंगे। तो पहला हम इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चंस, पहले भी 39 होते थे, इन 3 सेक्शन। सेक्शन ए इज बायोलॉजी। अब यहां पर इन्होंने क्या किया है, पहले 5 सेक्शंस होते थे, इस बार इन्होंने केवल 3 सेक्शंस रखे हैं। पहले सेक्शन में बायोलॉजी, सेकंड सेक्शन में आपका केमिस्ट्री, और सबसे लास्ट में इन्होंने क्या रखा है, फिजिक्स रखा है। अब इससे क्या होगा, इससे फायदा ये हमको होगा कि जो बच्चे का माइंड है, जो आपका माइंड है, एक स्टूडेंट का जो माइंड है, जब वो एग्जाम दे रहा होता है, कि पता चला वो फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहा था, अचानक से अब उसको कहां स्विच करना है, बायोलॉजी पे जाना है, फिर स्विच करना है, कहां पे जाना है, केमिस्ट्री के अंदर स्विच करना है। तो अब इससे थोड़ा सा आपको एक रिलीफ होगा कि आपका अगर फिजिक्स बहुत अच्छा तैयार है तो सबसे पहले आप फिजिक्स वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अगर आपका बायोलॉजी बहुत अच्छा तैयार है तो पहले आप बायोलॉजी वाले क्वेश्चन पे जाइए, जिससे कि आपका माइंड फ्लक्चुएट नहीं होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप उस पूरे सेक्शन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और मुझे लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है, पिछले इतने दिनों पढ़ाने का पर्सनल व्यू यही है कि कुल मिलाकर के ये जो पेपर आपका है ये बहुत अच्छा है, राइट। तो एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो सेक्शन बी आपका केमिस्ट्री का होगा, सेक्शन सी आपका फिजिक्स का होगा, और इसमें क्या लिखा गया है, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी and however an internal choice is provided in the some questions, a student is expected to attempt only one of these questions. आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको इंटरनल चॉइसेस दिए गए हैं बट सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब मैं सबसे पहले सेक्शन ए में आता हूं, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या है, एमसीक्यूज है। अब मैं काउंट करता हूं कि एमसीक्यूज मेरे पास कितने हैं इस पूरे पेपर के अंदर। ये हमारा पहला एमसीक्यू हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और ये आपका 4th वन, दिस इज 5th वन, दिस इज 6th वन, 7th वन, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 आपके एसेशन रीजन। तो हमारे पास टोटल जो एमसीक्यूज है, अगर एमसीक्यूज को मैं काउंट करूं तो मेरे पास जो टोटल वी हैविंग 9 एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क्स, टोटल 9 मार्क्स की आपकी बायोलॉजी के क्या हो गए बेटा, एमसीक्यूज हो गए। आप देख रहे हैं एमसीक्यूज का वेटेज यहाँ थोड़ा ज्यादा है, 9 एमसीक्यूज यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। बस पहले 20 एमसीक्यूज आते थे, अगर आप केस बेस्ड को भी मिला लें तो 16, और फिर उधर 4 क्वेश्चन आपके केस बेस्ड में आते थे। यहां पर आप देख पा रहे हैं 9 आपके एमसीक्यूज हो गए। अब मैं यहां पर अगर 2 नंबर वाले, 2 मार्क्स वाले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखूं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखूं, तो मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि 2 नंबर के कितने क्वेश्चंस हैं। आप ध्यान से देखिएगा, एक तो आपका ये हो गया 1 2 3, 3 क्वेश्चंस आपके जो है 2 मार्क्स के हैं, 3 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। ये क्वेश्चंस को ध्यान में रखना, 3 क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हैं, टोटल कितने हो गए बेटा, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ये हो गए। अब इसके बाद मैं अगर और शॉर्ट 2 मार्क्स के आपके पास 3 क्वेश्चन है, टोटल आपके 6 मार्क्स हो गए। अब हम देखते हैं 3 मार्क्स वाले कितने हैं, तो हमारे पास 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है कितने हैं, 2 हैं। तो यहां से भी हम देखते हैं कि हमारे पास 6 मार्क्स है, राइट।
आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है बायोलॉजी का, ये केस बेस्ड है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का केस बेस्ड वाला क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का आपके पास 1 क्वेश्चन है, टोटल आपका ये 4 मार्क्स का हो गया। और हमारे पास एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं लॉन्ग में है, एक क्वेश्चन अगर आप आगे देखेंगे यहां पर अगर आप आगे आ जाइए तो एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में। तो आप देख रहे हैं कि जो सेक्शन ए है उसमें आपको एमसीक्यू भी मिल रहे हैं, वहां पर आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, 4 वाले भी मिल रहे हैं और 5 वाले भी मिल रहे हैं। बस अंतर ये है पिछले पेपर्स में कि इस बार जो आपका क्वेश्चन है वो कैसा है, एक सेक्शन में दिया गया है, जिससे कि आप एक बार में ही वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो हमें उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी क्या करनी है, सेट करनी है। तो यहाँ पे 5 मार्क्स का आपके पास एक 1 क्वेश्चन है और ये टोटल आपका हो गया 5 मार्क्स। और अगर आप इसको ऐड करते हैं तो इस सैंपल पेपर में 30 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, 30 मार्क्स का आपका क्या दिया गया है, बायोलॉजी में। बायोलॉजी के टोटल जो क्वेश्चन है वो 30 मार्क्स के। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट पे हम लोग देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, और उस नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास कितने क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री में कितने कितने क्वेश्चंस। तो हमारे पास यहां से सेक्शन बी केमिस्ट्री का स्टार्ट होता है और यहां पर देखते हैं कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पे आपके पास ये हो गया आपके पास 8। तो हम देख रहे हैं कि 8 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज हमारे पास 8 क्वेश्चन है और कितने नंबर के हैं, 1 मार्क्स के हैं। टोटल 8 मार्क्स के आपके केमिस्ट्री में कितने बेटा, एमसीक्यूज है। और हम आगे बात करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे। तो 2 मार्क्स का एक ये हो गया। तो मैं देख रहा हूं कि 2 मार्क्स का केवल एक ही क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो 2 मार्क्स का आपके पास केवल एक ही क्वेश्चन, 2 मार्क्स का आपके पास केवल एक ही क्वेश्चन है। अगर आप देखें ध्यान से तो हमारे पास एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 1 क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स का है, राइट। आगे अगर हम देखें तो हमारे पास 3 नंबर वाले कितने क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हमारे पास ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हो गया। और आगे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास अब इसके बाद केस बेस्ड आ जाता है। तो यहां पर ये 2 क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स के हैं। तो 2 क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स के हैं, टोटल कितना मार्क्स हो गया भाई, 6 मार्क्स का ये हो गया, राइट। 6 मार्क्स का ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का है, अगला क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का है, जिसमें अगला क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का है, जिसमें ये केस बेस्ड क्वेश्चन को इन्होंने दिया हुआ है। तो यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स ये हो गया। और सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे एक क्वेश्चन हमारा लॉन्ग आंसर में है, तो एक क्वेश्चन हमारा किसके फॉर्म में आया, 5 मार्क्स में आया। तो ये टोटल हमारे पास 5 मार्क्स होंगे। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है बताइए, 25। तो केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो कितना है, 25 मार्क्स का है। 25 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री हो गया, 30 मार्क्स का आपका बायोलॉजी हो गया, राइट। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पे आए, अगर हम नेक्स्ट पे आकर के देखें फिजिक्स वाले पोर्शन पे आए, और फिजिक्स वाले पोर्शन को अगर हम देखें तो फिजिक्स में क्या क्या चीजें यहाँ पर आई हैं, कितने कितने नंबर्स की आई हैं। तो हमारा जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन सी, जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, तो हम देख रहे हैं कितने एमसीक्यूज हैं। ये पहला एमसीक्यू हो गया आपका, ये हमारे पास दूसरा एमसीक्यू हो गया और ये हमारे पास तीसरा एमसीक्यू हो गया असर्शन रीजन के फॉर्म में। तो हम देख रहे हैं केवल इसमें जो एमसीक्यूज आए हैं, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि 3 एमसीक्यूज आए हैं 1 मार्क्स के। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 3 मार्क्स के एमसीक्यूज हो गए। सबसे कम एमसीक्यूज कहां पे आ रहे हैं, उसका रीजन क्या है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि हम न्यूमेरिकल एबिलिटी बच्चों की बढ़ाएं और वहां पर हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा पोर्शन न्यूमेरिकल्स का होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 नंबर वाले कितने क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाले। तो हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास 1 क्वेश्चन हो गया, दिस इज 2। और ये हमारे पास बेटा ये हमारे पास यहाँ पर केवल 2 क्वेश्चन हमारे पास जो है, 2 क्वेश्चन जो है हमारे पास 2 मार्क्स के हैं। तो टोटल 4 मार्क्स के हमारे हो गए शॉर्ट आंसर टाइप में। और आगे चले अगर हम, तो अगला क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स वाले में देखो, तो हम देख रहे हैं कि ये पहला क्वेश्चन हो गया 1, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3। तो 3 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के हैं, 3 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के हैं। टोटल ये 9 मार्क्स का हो गया, टोटल ये 9 मार्क्स का हो गया आपका। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आपका, आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 मार्क्स का एक केस बेस्ड क्वेश्चन आपके पास है। एक क्वेश्चन आपका जो है केस बेस्ड है, एक क्वेश्चन आपका केस बेस्ड है 4 मार्क्स का। तो 4 नंबर इसके हो गए, 4 मार्क्स के हो गए। और एक क्वेश्चन इसमें आ जाएगा आपका लॉन्ग आंसर टाइप, जिसमें ऑप्शंस भी हैं, मतलब लॉन्ग वाले क्वेश्चंस में ऑप्शंस भी दिए गए हैं और में क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का हो गया, टोटल हमारे पास 5 मार्क्स।
अब इन सबको अगर हम ऐड करें, अगर इनको सबको ऐड करें तो ये कितना हो गया भाई 25 मार्क्स। तो यहां से क्या समझ में आया हमारे पास कि जो बायोलॉजी है, जो बायोलॉजी है आपके पास, जो बायोलॉजी है वो आपके पास कितने मार्क्स की 30 मार्क्स। बेटा केमिस्ट्री की बात करें, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो 25 मार्क्स, और अगर हम फिजिक्स की बात करें, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो वो भी कितना हो गया भाई, वो भी कितना हो गया 25 मार्क्स। टोटल कितने हो गए आपके 80 मार्क्स। तो आपका कुछ इस तरीके से पेपर क्या हो रहा है, क्लासिफाइड हो रहा है। ये तो पेपर को हम लोगों ने देखा, पेपर में क्वेश्चंस कैसे हैं वो हम उसकी आगे की बात करते हैं अभी, कि पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोगों ने सैटरडे और संडे को 2 दिन की सीबीएसई की ट्रेनिंग अटेंड की है, फिजिक्स की खासकर। उसमें हमें यही सिखाया गया कि जो बोर्ड होता है वो अपने क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम कर रहा है। बोर्ड जब अपने क्वेश्चन को फ्रेम करता है तो ऐसा नहीं कि वो वहां से क्वेश्चन उठा लिया और पूछ लिया व्हाट इज द 1 न्यूटन, व्हाट इज द फोकल लेंथ। अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। अब क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि आपको सोचना पड़ेगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब कि आपको उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वहां पर क्वेश्चन सीधे ना पूछ करके आपसे जो है क्वेश्चन थोड़े से मोल्ड करके आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको ये समझना है, आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। कुछ क्वेश्चन रिमेम्बरिंग टाइप के होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस में आपको क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन में आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आप सिर्फ बात रटने तक नहीं रह गई, अब आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। इस बार क्लास 12 के फिजिक्स के पेपर में यही हुआ। अचानक से सीबीएसई ने जब पेपर दिया तो लोगों को लगा ये तो आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया। नहीं, क्वेश्चंस वही थे, बट पूछने का जो तरीका था वो बिल्कुल बदल गया था। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका अगर बदल गया तो बच्चे उसको समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो रेक्टिफिकेशन पे बिलीव करते थे कि भाई हम ये क्वेश्चन है माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में से ये याद करके चले जाएंगे और ये आ जाएगा। नहीं, ये टॉपिक में से ये टॉपिक पढ़ के चले जाएंगे, ये आ जाएगा। लेकिन सीबीएसई ने क्या किया, उन्होंने क्वेश्चंस को इस तरह से फ्रेम किया कि क्वेश्चंस वही थे बट बच्चे समझ नहीं पाए, और जब समझ नहीं पाए तो क्वेश्चन गलत करके आए, नंबर सबके कम आए। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या स्ट्रेटजी आपको बनानी है। तो जो 9th-10th के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया कि फिजिक्स का पोर्शन अलग, केमिस्ट्री का पोर्शन अलग, बायोलॉजी का पोर्शन अलग। अब आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं कि मुझे फिजिक्स को क्या अप्रोच करना है, मुझे बायोलॉजी को क्या अप्रोच करना है, और मुझे केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है, और उस पर ढेर सारा आपको काम करना है। अब इसके 2-3 रीजन है। पहला रीजन तो ये कि बच्चे को समझने में आसानी होगी। दूसरा इसका जो रीजन है वो ये भी है कि इवैल्यूएशन में हेल्प होगी। जब साइंस की कॉपियां चेक होती हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि कई बार होता है कि कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं क्योंकि उसमें मिसलिनियस है, कहीं पे बायोलॉजी है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री आ गया, फिर फिजिक्स आ गया। तो जो कॉपी चेक कर रहा है उसका भी दिमाग बार बार शिफ्ट हो रहा है। तो कई बार क्या होता है कि कॉपीज में कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो सीबीएसई ने ये सोचा आप स्टूडेंट्स के सजेशन पे, टीचर्स के सजेशन पे, कि हम इसमें एक परिवर्तन करते हैं, और ये परिवर्तन पॉजिटिव है। अगर आप देखेंगे कि इस बार जो सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला है वो अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है 10th क्लास का। उसका रीजन यही है कि उन्होंने साइंस में, खासकर साइंस में, कि उन्होंने हर सब्जेक्ट को अलग अलग स्पेसिफिक बना दिया। और आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में हम लोग भी, जो आपके प्री बोर्ड्स होंगे या जो आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होगा, उसके अंदर हम लोग ये परिवर्तन करने वाले हैं कि आपको पेपर्स अलग अलग मिलेंगे। अलग अलग का मतलब पोर्शन अलग अलग होंगे। सेक्शन ए में फिजिक्स के होंगे, सेक्शन बी में केमिस्ट्री के होंगे, और सेक्शन सी में आपके मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। कहीं बायोलॉजी, जैसे इसमें बायोलॉजी पहले है, केमिस्ट्री है, फिर फिजिक्स है, हो सकता है उसमें फिजिक्स पहले हो, केमिस्ट्री, बात वही है। बात समझ में आ गई? और ये फ्लक्चुएशन होता रहेगा। जैसे बायोलॉजी में 30 नंबर की आई, हो सकता है कि 2-2 नंबर बढ़ा दे, उधर 27-27 नंबर का कर दे, और इधर वेटेज थोड़ा कम कर दे। तो आपको ये समझने की जरूरत है, अपनी तैयारी भी आपको उसी हिसाब से रखनी है, अपनी स्ट्रेटजी भी उसी हिसाब से रखनी है कि आप किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी? एक बार सभी बताएंगे यस और नो। अब कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है? और नहीं, आपको इनकी तरफ थोड़ा कैमरा घुमाना भाई। कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है? क्यों सही है? आप इसी का ये जो सीबीएसई ने बदलाव किया है, ये आपके लिए क्यों सही है? हाँ। तो हमें एक सब्जेक्ट से पहले होते थे, हाँ, तो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के लिए सोचना पड़ता था, हाँ, और इसमें सब्जेक्ट वाइज है तो सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा। और जैसे कि कोई पेपर हुआ
तो किसी सब जैसे बायो में कम नंबर आए तो उसमें हम और मेहनत करके वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपको पता है सीबीएसई ने एक बदलाव और किया है कि इस बार से क्लास 10th के 3 बार पेपर होंगे। पहला पेपर आपका फरवरी में होगा। अगर आप उस फरवरी वाले एग्जाम के रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स में जो मैंने पढ़ा है 3 सब्जेक्ट्स में आप क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट का फॉर्म डाल सकते हैं। और जब उसका इंप्रूवमेंट का एग्जाम होगा वो एग्जाम आपका मई में होगा। कब होगा? मई में होगा। और अगर आप इन दोनों एग्जाम्स में जो लोग कंपार्टमेंट में आएंगे उनका पेपर कब होगा? जुलाई में होगा। लेकिन अब कुछ बच्चों का डाउट ये भी है कि एडमिशन कैसे होगा। तो आपका जो मार्कशीट है ऑनलाइन वाला, जो मार्कशीट आपको मिलेगी, उस मार्कशीट के बिहाफ पे आप किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा, जो मार्कशीट आपको फाइनल मिलेगी सीबीएसई के द्वारा, उसमें आपके इंप्रूव्ड मार्क होंगे जो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है। और कोई शेयर करना चाहेगा कि हमें इससे क्या बेनिफिट हुआ? एनीवन? आ जाओ आदम। इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इससे ये लग रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने हम लोगों को प्रोवाइड कराया है, इसका फॉर्मेट जो उन्होंने चेंज कराया है वो सही कराया है। इससे हम लोगों को पेपर देने में आसानी होगी। वेरी गुड। फर्स्ट जैसे हमने देखा है, इसमें फर्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो सेक्शन ए, वो बायोलॉजी का है। इससे क्या हुआ कि हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे, तो हम लोग को पता होगा कि किस सेक्शन में जो है हम लोगों को, जैसे बायोलॉजी का वेटेज 25 मार्क्स का है, तो हम उस हिसाब से तैयारी करके जाएंगे कि हमें 25 मार्क्स के लिए कितनी मेहनत करनी है, और इसीलिए हम लोग जो है उसी हिसाब से मेहनत करेंगे और जो है इस सेक्शन में हम लोग इसी तरीके से ध्यान देंगे। ओके, थैंक यू। तो आई होप जो हमने आपको बताया वो समझ में आया होगा कि पेपर में जो बदलाव हुआ है उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाइए और उस पर काम करिए। अगर उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बना के काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट बहुत इंप्रूव होगा। और हम टीचर्स की यही शुभकामनाएं रहती है, हमारी किसी से कोई वो नहीं रहती। हम ये चाहते हैं कि सभी बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और स्ट्रेटजी बना के उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो आई होप ये जो हमने आपको इसमें सारी चीजें बताई हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, आप जब चाहे इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या चीजें इसमें हैं। और कोई अपना व्यू देना चाहेगा? एनीवन? कोई भी जल्दी से, कोई बच्चा, कोई भी, अच्छा है या बुरा है, कोई भी? एनीवन? अच्छा आप लोग बताइए, अच्छा है या बुरा है? ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा? वेरी गुड। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन। कितने लोगों को लगता है कि ऑन कर दिया? कितने लोगों को लगता है कि ये जो चेंजेस हुए हैं आपके बोर्ड के पेपर में वो बिल्कुल सही है? हाउ मेनी ऑफ यू? और वो बेनिफिशियल होंगे आपके लिए? सभी लोगों को लगता है? एक बार सभी बोलेंगे यस और नो? वेरी गुड। कोई अपना व्यू बताना चाहेगा कि ये हमारे लिए कैसे बहुत अच्छा होगा? कैसे अगर इस तरह से पेपर अगर आया तो इस तरह के पेपर आने से हमारे लिखने में, हमारे समझने में किस तरह से परिवर्तन आएगा, किस तरीके से इसको हम आसानी से समझ पाएंगे? एनीवन? कोई भी जो बताना चाहता है? आप कोई भी बताना चाहता है? अगर अपने व्यूज आप देना चाहते हैं कि नहीं सर ये हमारे लिए बहुत अच्छा है या नहीं अच्छा है, तो आप अपना व्यू दे सकते हैं। एनीवन? कोई भी बेटा जो बोलना चाहता है? क्यों अच्छा है ये अच्छा इसलिए क्योंकि हमें मतलब हमारा जो माइंडसेट है वो प्रॉपर रहेगा कि हमें अगर फिजिक्स पढ़नी है तो केवल फिजिक्स के पहले हम लोग मतलब आराम से कर सकते हैं। बायोलॉजी करनी है तो हम पूरे बायोलॉजी कर सकते हैं। हमारा माइंडसेट एकदम सेट रहेगा। जो हम पहले जल्दी कर सकते हैं उसको हम एक स्पेसिफिक टाइम दे सकते हैं कि इसको हम इतने समय तक कर सकते हैं। तो इन्होंने जैसे कि कहा कि पेपर इस तरह से अगर आएगा तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हमारा माइंड फ्लक्चुएट नहीं करेगा और हम क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे और एक तरीके से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। एनीवन? और कोई? आपको क्या लगता है? सर इससे हमें सेल्फ एनालिसिस करने में इजी रहेगा कि अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर बनेगा तो हमें पता चल सकेगा कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रांग है, हमें किसके क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और उस हिसाब से उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे। सर इससे एक फायदा ये है कि जब हम एक सब्जेक्ट का पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो हम उसी से ओरिएंटेड रहेंगे। मतलब एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर रहेगा उस टाइम पे, तो हमारा माइंड जो है वो ज्यादा आपने जैसा कहा कि फ्लक्चुएट नहीं करेगा, तो हम ज्यादा फोकस्ड होके पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे फॉर्मूले भूल जाते हैं, खासकर फिजिक्स के जो फॉर्मूले हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पता चला वो कोई डायग्राम बना रहे थे, अचानक बीच में से फॉर्मूला याद आ गया। तो ऐसा कई बार होता है।
तो अगर इस तरह से सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजें होंगी तो आपके लिए भी बेहतर होगा, और आपके लिए एक चीज और बेहतर होगी क्या, कि आगे आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उससे आपका एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा कि आप ये डिसाइड कर पाओगे कि नहीं मुझे ये फिजिक्स में तो ये चीज अच्छी लग रही है तो मुझे आगे फिजिक्स कंटिन्यू करना है, मुझे बायोलॉजी में मेरे क्वेश्चन में अच्छे बहुत नंबर आए, इस वजह से मेरे नंबर काफी अच्छे आए तो मुझे आगे इस सब्जेक्ट में जाना है। ये सुनो, आपका एक इंटरेस्ट भी वहां से समझ में आएगा। मैं पीछे भी कुछ बच्चों से बात कर लेता हूँ, आप बताएं आपको क्या लगता है कि ये पेपर क्यों सही है। सर मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा भी और बुरा भी है, क्योंकि अगर सर अच्छा इसलिए जैसे मेरी बायो अच्छी है तो मैं बायो के क्वेश्चन पहले लगा लूंगी, उसके बाद फिजिक्स मेरी अच्छी है, और लेकिन अलग अगर वैसे देखा जाए तो इसकी वो हार्ड लेवल भी बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से हमारी तैयारी अब आपसे पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति है जिसको नियर बाइनेस है, वो एक चश्मा बनाने वाले के पास गया और वहां से जाकर के उसने अपनी आंखों को चेक कराया, और जब उसको चेक कराया तो पता चला कि उसकी फोकस बढ़ रही है, और उसको करेक्ट करने के लिए जो चश्मे वाले ने +5 डायोप्टर का वो चश्मा लगाया। अब आपको ये बताना है कि उसका फोकल लेंथ कितना है। आप समझ रहे हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन को घुमा करके आपको पूछा जाएगा, तो आपको उसके लिए तैयार है। जहां से आपका एक माइंड स्टार्ट करेगा, आपको सोचना पड़ेगा। पहले तो ब्लड के पास होता है, जब बैठने वाला क्वेश्चन ठीक है, ये भी बात सही है कि हम जो है थोड़ा सा, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? एनीवन इधर से पूछ लेते हैं, थोड़ा सा इधर से कोई बोलना चाहेगा? नहीं डरो मत बताओ। ठीक है, तो बेटा क्यों अच्छा है ये हमारे लिए पूरा? सर इससे ये होता है कि जैसे कि कोई इसमें सेक्शन डिवाइड हो गया, जैसे कि हम पहले फिजिक्स कर रहे हैं तो हमें अब फिजिक्स में ही हमारा फोकस रहेगा, ऐसा नहीं हमें केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद आ रहे हैं फिजिक्स करते हुए, इससे हमें फायदा होगा नुकसान? इससे बेनिफिट होगा। बेनिफिट होगा ना, हम एक पोर्शन को फोकस कर पाएंगे। मतलब पहले तो हमारा फोकस इधर उधर जाता था, वो फोकस उधर न जा करके हम एक सब्जेक्ट पे फोकस करके उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इधर भी किसी का व्यू ले लेते हैं आप। सर अगर हम एक सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, जैसे हम फिजिक्स कर रहे हैं तो फिजिक्स करेंगे, तो हमारा एक तरीके से टाइम भी बचेगा कि हमें बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप उसका टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। वेरी गुड। बाकी किसी को बोलना है? इधर से आगे से किसी को कुछ बोलना है? एनीवन? इधर से बेटा आप इसमें ना कोई भी बच्चा अपना मतलब टाइम मैनेज करके चल सकता है, जैसे कि अगर किसी की फिजिक्स वीक है और कोई बायो में अच्छा है तो फिर उसको पता है कि वो बायो में जल्दी कर लेगा, तो वो उसका टाइम जो बचेगा वो कहीं लगा सकता है। मुझे यही लगता है कि 9th-10th क्लास में कोई बच्चा ना उसकी बायोलॉजी करनी अच्छी लग रही है, कहीं उसकी बायोलॉजी अच्छी नहीं है, उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी, केमिस्ट्री बड़े मन से पढ़ता है। कई बार वो क्या होता है कि वो उसको जो है फिजिक्स बहुत अच्छी लग रही है, केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छी लग रही है। ये तो मानते ही नहीं मानते आप? आपके गर्ल्स को बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती है ना? आगे मेरी क्लास में तो बायोलॉजी वाली बच्ची आती है, बिल्कुल सारी भरी पड़ी रहती है, तो इसका यही है ना कि वो मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहते। बहुत कम बच्चे हैं जो मैथ्स में जाना चाहते हैं, या फिर फिजिक्स जैसा हार्ड सब्जेक्ट आगे बहुत कॉन्टिन्यू। मैं तो फेस करता हूँ कि वो बच्चों को फिजिक्स कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, वो कहते हैं सर फिजिक्स ना होते तो कितना अच्छा होता। अगर बायोलॉजी के साथ फिजिक्स ना हो तो कितना अच्छा होगा, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ते हैं। यस और नो? यस। और कोई एनीवन और कोई अपना व्यू बताना चाहता है? डरो मत, आप बता सकते हो। ठीक है, ये स्कूल के पर्पस से है वीडियो जो बनाई जा रही है, ऐसा नहीं कि हम उसको ठीक है। एनीवन कोई भी आप बताएंगे कुछ? इधर एनीवन? बिटिया रानी बताओ। सर ये हमारे लिए इसलिए और अच्छा है क्योंकि मतलब इसमें प्रॉपर मार्क्स दे रखे हैं कि किस चीज में हमें ज्यादा कंसंट्रेट करके क्वेश्चंस को करना है और एक टाइम बनाना है। एमसीक्यूज कितने आएंगे? पहले नहीं होता था, फ्लक्चुएट होता रहता। अब इस बार हमें पता है कि भैया बायोलॉजी से एमसीक्यू ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। यस और नो? ठीक है, और कोई बेटा इधर से? सर जैसे इसमें मार्क्स डिवीजन दे रखा है कि मतलब एमसीक्यूज हैं तो बने, अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है तो 2 नंबर का, तो मार्क्स से उसका पता लगा सकते हैं कि हमें उसमें कितना लिखना है उसके बाद। वेरी गुड। उससे हमें एक आइडिया होगा कि भाई हमें कितने समय में इसको पूरा करना है, तो टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही है वो। ठीक, ओके। इधर से ले लेते हैं किसी को। एनीवन कोई जो बोलना चाहता है? लो नहीं, इधर। सर
सर मुझे इससे यही फायदा लगा है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंटली होगा और जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं बेस्ड क्वेश्चन, वेरी गुड। वो हमें आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई नीट उसमें हेल्प करेंगे, जिसमें कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग हमारी डेवलप होगी। बहुत अच्छी बात है कि आने वाले समय में जो जेई नीट के क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो रहे हैं। अब उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। सीबीएसई भी आपको इसी के लिए तैयार करना है, आप समझ रहे हैं। एकेडमिक के साथ साथ आप कंपटीशन से रिलेटेड चीजों को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड पॉइंट। तो आई होप आप सभी को ये सेशन में जो भी चीजें बताई गई हैं वो आपको समझ में आया होगा, और पर्पस भी यही था आपको बताने का, है ना। शायद आपको हो सकता है कुछ बच्चों को पहले से ही पता हो, लेकिन कुछ बच्चों को अभी पता चला हो। तो आप सभी cbseacademics.nic.in पे जाएंगे या गूगल के ऊपर जाएंगे, सीबीएसई एकेडमिक सैंपल पेपर डालेंगे, आपके सामने नए सेशन का सैंपल पेपर आएगा। सिर्फ साइंस का ही नहीं, सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर उस पे पड़े, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के भी सभी सब। आप पेपर डाउनलोड करिए, उसको एनालाइज करिए कि पेपर कैसे आ रहे हैं। ये तो मैंने साइंस के बारे में आपको बताया। ऐसे आप एसएसटी में देखिए क्या वहां पे कोई चेंजेस हुए हैं, आप जो है एफएमएम में देखिए, आप जो है मैथ में देखिए क्या चेंजेस हुए हैं, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। यस और नो? तो आज जाकर के आपका होमवर्क भी यही है कि आप जाकर के, सभी लोग इंटरनेट यूज करते हैं, आप जाकर के वहां पर इंटरनेट को ओपन करेंगे और सीबीएसई एकेडमिक्स पे सैंपल क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से देखेंगे। क्लियर है? और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके पास 5 महीने का समय बचा है, आपका अगस्त खत्म हो गया, राइट। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका एग्जाम है, और इसी में आपको प्रैक्टिकल फाइल्स भी बनानी है, प्रैक्टिकल्स भी करने हैं, तैयारी भी करनी है। तो अभी से आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो थोड़ा सा बेटा सहज होने की जरूरत है, थोड़ा सा सिलेबस को समझने की जरूरत है, पैटर्न को समझने की जरूरत है। अगर आप इसको समझ लें तो आप लोग, कितने लोगों ने एफएमएम लिया हुआ है इसमें? हाउ मेनी ऑफ यू लिया हुआ है? तो आप सभी को पता है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में क्या होता है, कब ग्राफ ऊपर जाएगा, कब ग्राफ नीचे जाएगा, उसकी एनालिसिस अगर हम कर ले तो हमारा जो पैसा हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे लिए सेफ होता है और हमको प्रॉफिट देता है। यही करते हैं ना हम लोग। तो यही सेम चीज है, आप जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव को देखिए और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करिए। सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। और स्मार्ट स्टडी का मतलब ही यही होता है कि जो पैटर्न है सामने रखो, क्वेश्चन पेपर का जो तरीका है वो देखो सामने, और फिर उस हिसाब से आप ट्राई करो। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन कि आपने सुना और चीजों को समझा। और पिछले कई सालों से उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, बहुत सारे बच्चों के 100 में 100 मार्क्स आते हैं। तो आप लोग बहुत लकी हो कि आपको ऐसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं और आप ऐसे स्कूल्स में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप लोग बस मेहनत करो, बस ये सोचो कि मुझे अगर कोई चीज नहीं आती है तो मुझे उस पर काम करना है, और ये हेजिटेट नहीं करना है कि नहीं मुझे मैम से पूछना है। आपके यहाँ पे बहुत सारे साइंस के टीचर, बहुत सारे फिजिक्स के टीचर हैं, बहुत सारे केमिस्ट्री के टीचर हैं। अगर आपको केमिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, मैं भी अपनी क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं यही बोलता हूँ कि बेटा फिजिक्स का कोई चीज समझ में नहीं आया तो आपके पास 2 टीचर और हैं, उनसे जाके पूछो, आप उनसे जाके डिस्कस करो। जरूरी नहीं कि मेरे बताने से हर बच्चे के समझ में आ जाए। कुछ बच्चों को आता है, कुछ बच्चों को नहीं आता है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। यस और नो? तो हमें इस हिसाब से सोचना है, आपको सबकी हेल्प लेनी है। ठीक है, तो शुभकामनाएं आप लोगों को, आप लोग तैयारी करते रहें अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, और अब बेल भी लगने वाली है, फिर मिलेंगे अगली किसी क्लास में, फिर बात।